जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है उसको लेके चलते हैं। सेल्स टैक्स आसान भी है, आ जाए, मुश्किल है अगर ना आए तो। हमारे सिलेबस की जो डिवीज़न है, जो हमारे सिलेबस का ग्रिड है, वो कुछ इस तरह से है कि जो हम सेल्स टैक्स करते हैं ना, सेल्स टैक्स में से अराउंड 25 से 30, अगर ग्रेड पे बात करूँ तो 20 से 30 मार्क्स का पेपर जो है वो सेल्स टैक्स में से एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना है। अब सेल्स टैक्स में से जो क्वेश्चन आने हैं वो दो तरह के आने हैं। एक जो है वो हमारे पास आना है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा हमारे पास क्या आना है, डैट इज़ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आना है। न्यूमेरिकल ऑन एवरेज 17 नंबर का आता है और थ्योरी जो है वो ऑन एवरेज 12 नंबर की आती है। इसमें से भी 3 तरह के सवाल जो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। एक सिंपल होंगे आपको नॉलेज बेस्ड, एक होंगे आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड, और एक आपके पास शॉर्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में पूछ रहा होता है। लेकिन 3 उसने सवाल पूछने हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल उसने पूछने हैं आपसे, और मोस्ट प्रोबेबली 3 उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। तो ये सेल्स टैक्स की कुछ डिवीज़न होती है हमारे पेपर में, जो हम 100 मार्क्स का पेपर कर रहे होते हैं। अब जब हम सेल्स टैक्स शुरू करते हैं, या अगर हम टैक्स के पेपर की बात करें, तो टैक्स के पेपर में बड़े स्पेसिफिक एरिया हैं। एक हमारा आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में से 15 से 20 नंबर का उसने सवाल पूछना ही पूछना है, लाजमी है, हर हालत में उसने पूछना है। आप एनालिसिस करेंगे तो ऑन एवरेज आपको 18 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, 28 नंबर यहाँ से मिल रहे होंगे। तो उनका सम कितना बनता है, 46। तो ये दो एरिया जो हैं ये गालिबन आपके 46 मार्क्स जो हैं वो आपको लेके दे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बेसिक्स वाला एरिया है, जिसमें एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, वो 5 नंबर का आता है। तो कितने मार्क्स बनते हैं टोटल, 51। मतलब ये 50 से लेके 55 मार्क्स तक भी ये रेंज कर सकता है, सिर्फ ये 3 एरिया। पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, तो अगर ये सही हो तो पेपर पास नहीं हो जाएगा। मतलब पूरा आप सिलेबस छोड़ें, टैक्स का सिर्फ यही कर जाए, पेपर पास आपका हो जाएगा। लेकिन द कंडीशन इज़ डैट कि सही होना चाहिए। फिर अगर ये 50 मार्क्स का है, इसमें से 50 में से 50 आते हैं तो पेपर आपका पास हो सकता है। बट होता क्या है कि हम पेपर करते हैं पूरा, याद करते हैं 100 नंबर का, कितने मार्क्स आते हैं, कितने आते हैं, कितने आए थे लास्ट टाइम, 37। कितने आए थे लास्ट टाइम, 46। कब कितने आए थे, 40। इसका मतलब ये वो एरिया था लास्ट टाइम भी जो आप लोगों का सही नहीं हुआ होगा, हैं। चल नेक्स्ट टाइम जब तू क्लास में बैठा होगा ना, जब तुझसे पूछ रहा हूँ तेरी मेहनत की कमाई कितनी है, शर्माना नहीं है, नीचे नहीं करनी आंखें, ये नहीं कहना कि सर बस 21 नंबर आए हैं, ये नहीं कहना, डन। चलो भाई कैमरामैन, ये लड़का देख लो, नेक्स्ट टाइम ये नहीं कहना कि मेहनत की कमाई 40 नंबर आए हैं बस। तो ये वो एरिया है जो प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अगर कोई भी बच्चा फेल हुआ है, आप उससे पूछें क्या ये जो पेपर में एरिया था आपका ठीक हुआ था, क्या ये एरिया ठीक हुआ था, नहीं, एरिया ठीक हुआ था। ये वो एरिया है जहाँ पे लैग कर रहे होते हैं। हालांकि आपको पहले दिन ही बताया जाता है कि अगर आपने टैक्स का पेपर पास करना है, किस एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है, वो ये वाला एरिया है। आप अगर लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखें तो उसमें सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल का गालिबन 18 मार्क्स का आया हुआ था, बिजनेस का न्यूमेरिकल भी 18 मार्क्स का था कि 20 मार्क्स का था, 17 या 18 मार्क्स का बिजनेस का न्यूमेरिकल था। उसके अलावा बिजनेस की एक आधी एडजस्टमेंट और उसने पूछी हुई थी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, आप वो भी काउंट कर लें तो 23 नंबर बनते हैं। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 जो सवाल सारे छोड़ के आ गए थे 8 नंबर का, 8 नंबर का सवाल चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ था, ऐसा ही था। अब आप सब काउंट करें तो
गालिबन ये कोई 52 मार्क्स जो है वो सिर्फ इन 3 एरियाज में से उसने पूछे थे। 48 मार्क्स रेस्ट ऑफ द सिलेबस, 52 मार्क्स जो हैं सिर्फ इस इन 3 एरिया में से एग्जामिनर ने पूछे हुए थे। तो थिंग इज़ डैट जब आपको इतना डेफिनेटली पता है कि एग्जामिनर ने ये एरिया इतनी वेटेज का टेस्ट करना है, तो क्या ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा बेहतर तैयार नहीं होना चाहिए? तो किया क्यों नहीं था लास्ट टाइम? तो इस एरिया के ऊपर आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। इसको इतना अच्छा तैयार करें कि आपका नाम क्या है, कभी भूलता है? कभी भूला यार नाम पता नहीं क्या है, अच्छा एक अटैम्प्ट लगेगी फिर नाम याद होगा, कभी ऐसा हुआ है? तो इसको भी आपने उसी तरह याद करना है अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं। देखिए अगर ये 50 नंबर का भी एरिया है ना, तो 100% मार्क्स अगर नहीं भी आते, आने भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। राइटिंग कितनी गंदी होती है, अगर चीटिंग करके भी लिख दे ना तो राइटिंग से कहना भाई क्या लिखा हुआ है यार, समझ ही नहीं आ रही उसको। अगर आप इस 50 में से 35 नंबर भी ले जाते हैं, और ये 35 में एज अ नलाइक अप्रोच पे कह रहा हूँ कि आपकी बहुत नलाइक अप्रोच गई है, बिकॉज 2 तो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में से फुल मार्क्स लेना या मैक्सिमम मार्क्स लेना बहुत आसान चीज़ है, उसमें गलतियाँ नहीं होती, बिकॉज उसमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, उसमें कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं होते। तो न्यूमेरिकल अगर 36 नंबर के 2 आए हैं, उसमें 30 नंबर तो आपके आराम से आ जाते हैं। बाकी आप थ्योरेटिकल करके तो इसमें से 40 नंबर तो ऑन एवरेज आप लोगों को क्या करने चाहिए, लेने चाहिए। अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं, अगर आपको 40 नंबर इसमें से आ जाते हैं, बाकी कितने नंबर रह गए पास होने के लिए? क्या नहीं हो सकता? तो पेपर हो सकता, कहने का बड़ा ना हो सकता है। जिनसे नहीं हुआ ना उनसे पूछें कि सर वो 40 बड़ी मुश्किल आए थे, आप 10 की और बात कर रहे हैं। क्या वो ज़माना था जब हम स्कूल में टेस्ट देते थे, पेपर करते थे, रिजल्ट कार्ड के ऊपर स्टार लगे होते थे, चांद बने होते थे, टॉपर होते थे। अब तो वो रिपोर्ट कार्ड देखते हुए ना हसद। जब मैं अपना घर शिफ्ट करा था ना अभी रिसेंट, कल, हाँ शिफ्टिंग ज़रा की है, तो वैसे मेरा बुक्स का बॉक्स मैंने खोला, मैं कहा यार क्या चीज़ें निकली मेरे बैग में से। ये रिपोर्ट कार्ड, टॉपर, एक्सीलेंट स्टूडेंट, स्टार स्टार लगे हुए। मैं सुकून से देख रहा, मैं कहा ये चीज़ थी ज़िंदगी में। नहीं अल्लाह का शुक्र है मैंने पेपर अपना फेल किया भी नहीं, आगे भी जाके मैं नलायक नहीं था, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में तो आप लोग हमेशा टॉपर रह के आए होंगे ना, कभी ना कभी स्कूल लाइफ में तो किसी ना किसी क्लास में टॉप किया होगा, कि वो भी नहीं किया? कॉलेज तक रहे ना, अब क्या हुआ? तो वो अगर आप देखें तो यार इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, इतना अच्छा पढ़ते थे। तो वो टॉपर था 98%। मुझे याद है मेरा क्लास 6 का रिजल्ट कार्ड है, उसके मेरे मार्क्स 99.3% है। मैं कहा यार इकट्ठे ले लिए, इतने में 3 बच्चे पास हो जाते हैं बोर्ड के, मैं अकेला लेके बैठा हूँ, बदतमीज़ था। हाँ जबकि सबसे बदतमीज़ी थी मेरा मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड। मेरे हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर, फुल नंबर है, उर्दू में पासिंग मार्क्स हैं, 1 नंबर से पास हुआ हूँ। मुझे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ना उर्दू ने बहुत तंग किया था, मुझे उर्दू नहीं आती लिखनी। मैं उर्दू के पेपर में इंग्लिश लिख के आया था, मुझे अभी तक याद है। कायद आज़म की सालगिरह लिखी जा रही थी मेरे से, तो मैंने कहा कायद आज़म की बर्थडे, तो मेरे से नहीं लिखा जाती उर्दू, तो मुझे उर्दू में मार पड़ी है इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में, बोर्ड में बिल्कुल 1-1 नंबर से पास हुआ हूँ मैं। तो बड़ी बेइज्जती हुई थी अब्बू से, यार तू पाकिस्तानी हो के उर्दू में फेल हो गया, लिखी नहीं जाती मेरे से उर्दू। बाकी फिजिक्स में फुल मार्क्स, मैथ्स में फुल मार्क्स, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स हैं, फेल किस में हो रहा हूँ? और जहाँ सारी दुनिया पास हुई हुई है। मेरा एक दोस्त था उसके 84 नंबर हैं उर्दू में, एक और दोस्त था उसके 2 नंबर कम थे टोटल में से। मेरे कहा यार इतने में तो मैं पास 2 दफ़ा पास हो जाता हूँ। एनीवेज अब वही अप्रोच ना आप लोगों को यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी। ये वो एरिया है जिसको आपने कहते हैं ना घोल के पीने करने, लाजमी करने। 50 नंबर हैं इस एरिया में से लाजमी आने ही आने। कोशिश करें, टारगेट क्या होना चाहिए इरफान, इस 50 में से 50 लेने का। अगर आप 50 में से 50 का टारगेट रखोगे ना, फिर 35 आएंगे, 50 फिर भी नहीं आने। पता है क्यों? एक आधी एडजस्टमेंट उसने ऐसी पूछनी होती है जो हमें नहीं आती। हालांकि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर आप कभी भी देखें ना एग्जामिनर अप्रोच में जाके, वो एक आधी एडजस्टमेंट को देखिए, उसके 2 या 3 नंबर होते हैं, हम उस 2 या 3 नंबर के पीछे पूरा अपना पेपर जो है वो क्या करवा लेते हैं, ख़राब करवा लेते हैं। बट मेरी शदीद ख्वाहिश है कि इन 3 एरिया में से अगर ये 50 नंबर के हैं
तो 90% मार्क्स इसमें से आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में मार्क्स लूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ ज़रा हमने करनी है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस जितना आपने पढ़ा है वो 50 नंबर में आना है। ये 3 एरिया ऐसे हैं जो किस में से उसने पूछने हैं, 50 मार्क्स के पूछने हैं। तो ये हमारी कहानी है सेल्स टैक्स की, इसकी इम्पोर्टेंस की। अगर आप वाकई पेपर को इस अटैम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो, वरना अगली अटैम्प्ट दोबारा आ जाएगी। अच्छा जी, इसको हम जरा स्टार्ट करते हैं और हम इसमें देखते हैं। हम इनकम फ्रॉम बिजनेस, या अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो हम इसको अकाउंटिंग के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अकाउंटिंग में हम एक अकाउंट बनाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज़रा बताएं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। सेल्स लेस क्या होती है हमारी, COS, क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें प्लस करते हैं एक्सपेंसेस, अच्छा लेस करते हैं एक्सपेंसेस पेड, तो मेरे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। ऐसे ही बनती है मेन। हमारा सेल्स टैक्स जो है ना वो क्लोजली रिलेट कर रहा है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। सेल्स किसे करते हैं हम, कस्टमर्स को। सेल्स किसे करते हैं, कस्टमर्स को करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि जब सेल्स हो रही हैं, ये अगर ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा कस्टमर है, तो बिजनेस से इसको गुड्स क्या की जाती हैं, डिलीवर की जाती हैं, ऐसे ही है। तो अगर आप बिजनेस से, अपने बिजनेस से कोई चीज़ कस्टमर को दे रहे हैं तो बिजनेस से आउट हो रही है ना ये, ओके। और बदले में कस्टमर क्या करता है, इस बंदे को पे कर रहा होता है, ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है। जब आप सेल्स कर रहे हैं तो आप गुड्स बेच रहे हैं और बदले में अमाउंट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, जब हम ख़रीदते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा बिजनेस है और ये हमने किसी और बंदे से क्या की हैं, गुड्स जो है इसके हाथ टूटने हैं, इसने क्या किए हैं, गुड्स आपने बाय की हैं। तो गुड्स आप इससे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। आपको गुड्स मिल रही हैं, ठीक है। और बदले में आप क्या कर रहे हैं, इस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं। ये हम कहानी कर रहे होते हैं जब हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं या कोई चीज़ें बाय कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब सेल्स टैक्स ना बेसिकली इसी चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है। सेल्स टैक्स में हमने जो चीज़ सीखनी है कैलकुलेट करना, वो है हमारे पास आउटपुट टैक्स। इसमें से हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी या पेएबल। ये चीज़ बिल्कुल इसी चीज़ से रिलेट कर रही होती है। अब देखें, आउटपुट टैक्स किससे लेंगे और इनपुट टैक्स किसको पे कर रहे होंगे। हम सेल्स किसे कर रहे हैं, कस्टमर को। तो कस्टमर को जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस से गुड्स जा रही हैं और वो बंदा हमें क्या कर रहा है, बदले में पेमेंट कर रहा है, ऐसे ही है। तो ये जो बदले में हमने अमाउंट रिसीव की है, जो हमें रकम मिली है, तो हम जो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। जो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो मेरा क्या कहला रहा होगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। और जब मैं गुड्स खरीद के आया, जब मैंने गुड्स बाय की, एट दैट टाइम जो मैंने पे किया था वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो जो मैंने आउटपुट टैक्स रिसीव किया उसमें से जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया वो लेस करवाऊंगा, जो रिमेनिंग होगा वो हम किसको पे कर रहे होंगे, वो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। तो जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सेल्स में से कॉस्ट लेस करवा के अपना प्रॉफिट निकालते हैं, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स में से जो हमारे पास आउटपुट टैक्स आएगा हम उसमें से इनपुट टैक्स जितना हमने पे किया होगा
वो लेस करवाएंगे और रिमेनिंग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। तो इसी पैटर्न के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। क्लियर है ये? तो हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करते हैं। अब सेल्स टैक्स की डिविजन्स जो है वो बड़ी इजी है। लाइक अब सेल्स टैक्स डेफिनेशन और सेल्स टैक्स प्रोविजन एंड रूल्स, चैप्टर नंबर हमारा 21 है और 22 है बुक का। अगर आप ये कर लेते हैं तो इन दो चैप्टर से, मतलब चैप्टर नंबर 21 हमारा हो गया, 21 हो गया और हो गया 22। इन दो चैप्टर करने से आपका 90% सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज ये दो चैप्टर कर ले तो आपके 100% न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर 4 सवाल पेपर में आए हैं तो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसने क्या करने हैं, उसने इसी एरिया में से पूछे होने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 21 और 22। अब से सेल्स टैक्स में भी 2 चैप्टर स्पेसिफिकली कौन से हैं, 21 और 22। अगर ये 2 चैप्टर आपके अच्छी तरह हो जाते हैं तो आपका पेपर जो है, ये सेल्स टैक्स जो है 90% कंप्लीट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स डेफिनेशन में से। इसमें से कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जो रीड ओनली हैं, जो पेपर में नहीं आती। कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जो आपने प्रॉपर लर्न करनी होंगी, समझनी होंगी, जिसमें से केस स्टडी आती हैं। और कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जो आपने क्रैम करनी होंगी, वर्ड टू वर्ड रटा मारना होगा, उसको हम लेके चलेंगे। अगर हम हिस्ट्री ऑफ सेल टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स जो है पाकिस्तान बनने से पहले ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। बिकॉज सूबे जो है वो अपना अपना टैक्स खुद ही कलेक्ट करते थे। पंजाब अपना करता था, सिंध अपना करता था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फिर 1948 में इसको फेडरल लेवल पे ले गया गया कि नहीं, अब सूबे नहीं करेंगे बल्कि स्टेट जो है वो कर रही होगी। उसके बाद 1942 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट चला गया। उस वक्त सेल्स टैक्स की जो है थी रेट 6% था। उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट 1951 जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें मैन्युफैक्चर, होलसेलर लोग ये भी बीच में आ गए थे। उसके अलावा इंपोर्ट्स वगैरह बीच में आ गई, वो भी सेल्स टैक्स में शामिल हो गई। ऐसे डेवलप करते 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 हम कहाँ पहुँच गए, हम अपने करंट जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। उसके मुताबिक लेके हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये हिस्ट्री सिर्फ रीड आउट करनी है, इसमें से पेपर में से चीज़ें नहीं आ रही होती। हम डेफिनेशंस में आते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बुनियादी डेफिनेशन है वो कौन सी है हमारे पास, सेल्स टैक्स। कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं वो। अब ये फर्स्ट डेफिनेशन जो है ये आपकी रीड ओनली है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अब सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, देखिए हमारा एक्ट है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। हम जिस कानून के मुताबिक टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक अगर हमें कोई भी टैक्स पे किया जा रहा है, हम कोई भी रकम पे कर रहे हैं, हम कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी टैक्स, कुछ भी हम इस एक्ट के मुताबिक पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट, कोई भी सम, कोई भी रकम हम पे कर रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। तो ये डेफिनेशन रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, ये दोनों डेफिनेशन भी रीड ओनली है, इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आउटपुट टैक्स क्या होता है बेसिकली, अभी हमने जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है इसी पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें तो आउटपुट टैक्स हमारा क्या होता है कि जब हम सेल्स कर रहे होते हैं, जब हम बेच रहे होते हैं, जब हमने गुड्स बेची, जो कस्टमर से टैक्स लिया वो हमारा क्या होगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा जो हम एफईडी या कस्टम ड्यूटी पे कर रहे होते हैं, जो रिसीव कर रहे होते हैं, स्पेशली एक्साइज ड्यूटी, वो भी क्या होगा, हमारा आउटपुट टैक्स जो हमें रिसीव हो रही हैं। उसके अलावा कोई सर्विसेज वगैरह अगर हमें रिसीव प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए जो हम टैक्स रिसीव कर रहे होते हैं, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स बेसिकली क्या है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, जो हमें वसूल होगा। और इनपुट टैक्स बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने गुड्स बाय की
तो जो मैं टैक्स पे करूँगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। अगर मैंने सर्विसेज ली हैं उस टाइम जो मैंने टैक्स पे किया है वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूँ, एट द इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो मैं टैक्स पे कर रहा होता हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी मैं पे कर रहा होता हूँ, जो पे करूँगा गवर्नमेंट को, वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर मैंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं उनसे मैं टैक्स ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी सिर्फ रीड ओनली है। बड़ी कोई आपकी किस्मत बहुत ही बुरी किस्मत हुई ना तो पूछ लेगा डिफाइन आउटपुट टैक्स, ऐसे पूछना नहीं है। फिर इसको इंडिपेंडेंट डेफिनेशन पूछे काफ़ी अर्सा हो गया, बट ये दोनों रीड ओनली, इनको रीड लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद है पर्सन। पर्सन क्या होते हैं, इनकम टैक्स में पढ़ के हैं अभी हम। पर्सन किसे कहते हैं, जो अभी आप पढ़ के आए हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, वही क्या है पर्सन यहाँ पे कंसीडर होगा। कि इंडिविजुअल हो गया, कंपनी होगी, एओपी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सारे क्या कंसीडर होंगे, ये सारे पर्सन्स ही कंसीडर हो रहे होंगे। ठीक है, जो हमने वहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी वही यहाँ पे डेफिनेशन है। उसके बाद है रजिस्टर्ड पर्सन किसे कहते हैं, दिस वन आल्सो इज रीड ओनली। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है वो बंदा हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक रजिस्टर्ड हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। मतलब आप गए हैं, आपने जाके अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपने तमाम पर्टिकुलर्स जो हैं वो सबमिट करवाए हैं, वो तमाम पर्टिकुलर सबमिट करवाने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है और आपको अपना STRN नंबर दे दिया गया, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपके पास STRN है तो हम आपको क्या कह रहे होंगे, हम आपको रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। या अगर कोई बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ बट ऑल्सो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, वो मतलब जिसे कह दिया गया कि तुम रजिस्टर्ड हो जाओ बट वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, वो भी हमारा क्या कंसीडर होगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही कंसीडर हो रहा होगा। उसके बाद टैक्सेबल एक्टिविटी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने क्रैम करनी है, इसको ज़रा आप लोगों ने रट्टा मारना है कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है। देखें, हमने जब भी टैक्स लगाना है ना, सेल्स टैक्स, वो किन एक्टिविटीज़ पे लगना है, जो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ पे जो टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी टैक्सेबल ही नहीं है उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं कर सकते। अब टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर हम उसको देखें, कहते हैं कि टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या कुछ शामिल है। टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी मुआशी एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, बेशक आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, बेशक प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मुआशी सरगर्मी इन्वॉल्व है, जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसमें कोई कंसिड्रेशन मूव हो रही है, वो हमारी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। अब इस टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या कुछ शामिल होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। तो तरीके कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप बिज़नेस की फॉर्म में कर रहे हैं, कारोबार की फॉर्म में, ट्रेडिंग की फॉर्म में, मतलब जो है तजारत की फॉर्म में कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में बना के बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अक्सर, आप में से एक आधा बच्चा होता है जो पोर्टल बाय करता है और आगे बेच रहा होता है कि नहीं। अब उसका बिजनेस है नहीं, ये बिजनेस, इसे बिजनेस नहीं कहते, इसको ये तो वही चीज़ है बिजनेस नहीं कहते, ये तो इलीगल बिजनेस हुआ ना, ना ये बिजनेस है, ना ये ट्रेडिंग है, ना ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाती। बट जिनका पोर्टल है उनका तो बिजनेस है ना, तो उनके लिए क्या होगी, वो टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार हो रही होगी। बुक्स हम लोग बेचेंगे, हमारा ये ट्रेडिंग में आ रहा है, हम बेच रहे हैं, आप लोग बुक्स चोरी करके बेचेंगे तो ये क्या होगा, टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, जिस कारोबार में आप रजिस्टर्ड हैं, जिस ट्रेड में आप रजिस्टर्ड हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कंसीडर हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
या बोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कंसिडर हो रही होगी। ठीक है। जैसे अब हायर है, आप हायर वालों के पास जाते हैं, ठीक है। अब हायर वाले एसी बना के बेच रहे हैं, तो एसी बना के बेचना सप्लाई ऑफ गुड्स है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस सर्विस वगैरह होगी, ये भी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। और दोनों प्रोवाइड करें, भाई एसी भी लगवा लो, हम आपको लगा के भी दे देंगे, ख़रीद भी ले हमारे से, तो ये सारा क्या होगा, ये टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है कोई भी वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, उस अमल में कोई आपने एक आधा काम कर लिया जो नॉर्मली नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है गंदम बेचने का, आपने एक दफ़ा लग रहा है कि यार चावल का अच्छा रेट मिल रहा है, चावल की बोरी लेके आए हैं, उसके साथ एक दफ़ा बेच दी है, तो वन ऑफ एडवेंचर हुआ है, एक ही टाइम पे हुआ है। बट ये बिज़नेस तो है आपका, ट्रेडिंग से तो मुंसलिक है, ट्रेड ही हुई है, बेचा ही है, तो ये भी क्या होगा, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा पॉइंट नंबर डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एनीथिंग डन, कोई भी ऐसा काम जो आपने कर दिया है और अंडरटेकन या कर देंगे ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा उस दौरान अगर आप ये काम कर रहे हैं, मतलब ट्रायल प्रोडक्शन होते हैं, प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हैं, ये चीज़ें हैं, अगर आपने किस तरह का काम किया है तो ये हमारी क्या होगी, ये टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रही होगी। या जब हमारी टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपने कारोबार बंद कर दिया, अब कारोबार बंद करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बना के, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन में आपका आया होगा, तो एट द टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, जब आप बिज़नेस अपना बंद कर रहे होते हैं, उस वक्त भी जो आपने गुड्स वगैरह बनाई होती हैं, वो भी क्या कहलाती हैं, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसका पार्ट बनती हैं, हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बन रही होती हैं। ये जो एक्सेप्शन है ना, ये वाली, दीज एक्सेप्शन आर सुपर इम्पोर्टेंट। पेपर में 3 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि बताएं कि जी आपके एक्सेप्शंस क्या हैं। ये पूछते, देखिए अगर हम पॉइंट नंबर ए बी सी डी पढ़ते हैं ना, तो इन पॉइंट्स में से तकरीबन सब चीज़ें ही उसने क्या की है, टैक्सेबल एक्टिविटी में डाल दिया। कोई भी काम करेंगे वो किसका पार्ट बनेगा, टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट ही बन रहा होगा। अब कौन सी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये 3 नंबर का सवाल आएगा आपको। एक्सेप्शंस बताएं। देखिए कहता है जी, कोई भी सर्विसेज जो अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन सकती। आप मुलाजमत में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपको पेमेंट कर रहा है इस काम के करने की। आप फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्ट हैं, आपको हायर किया गया है, आप नक्शे बना कर देते हैं, तो आपको उसकी सैलरी पे की जा रही है। अगर आपको पेमेंट की जा रही है ना, तो अगर आप वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। हाँ, अब वैसे ही एज ए आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, एज ए आर्किटेक्ट के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, वो बिजनेस है आपका, प्रोफेशन में। बट अगर आपको उसके पैसे मिल रहे हैं तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप एज अ रिक्रिएशनल हॉबी के तौर के ऊपर कर रहे हैं, वो भी इसका पार्ट नहीं बनती। जैसे आप कहते हैं जी मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, तो पेंटिंग कर दी है, साथ एक कभी कभार बेच दी, कोई उठा के ले गया, पेमेंट कर गया, ये एक हॉबी है, एक रिक्रिएशनल परस्यूट है। अगर ये जो है ये कभी भी आपके टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगी। और अगर कोई यही काम हॉबी के तौर के ऊपर कोई एओपी कर रही है या कंपनी कर रही है, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन रही होगी। जैसे मास्टर पेंट वाले कहते हैं जी हम पेंट्स बना के बेच रहे हैं, ओके ये हमारा बिजनेस है। बट कहते हैं जी साल में एक दिन जाके हम एसओएस जाएंगे, वहाँ पे जो ऑर्फन हैं उनके साथ जाके हम एक कलर डे सेलिब्रेट कर लेंगे, पेंट डे सेलिब्रेट कर लेंगे। अब ये चीज़ जो है वो एज अ हॉबी के तौर के ऊपर कर रहे हैं, एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे कर रहे हैं, वो ये इसमें कंसिडर नहीं होगा।
या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई इवेंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। ये चीज़ जो है वो हमने देखनी होती है। गॉट इट? ये क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वो है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। हम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं बाय मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जो भी बंदा आता है, जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, चाहे वो 18% के ऊपर हो, चाहे वो 12% पे हो, 20 पे हो, मतलब जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल सप्लाई कह रहे होंगे। एग्जाम सप्लाई क्या होती है? जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। और व्हाट आर जीरो रेटेड सप्लाई? जिसके ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा बट 0% के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। तो ये वाली टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद टैक्स जो है वो हमेशा चार्ज होता है गुड्स के ऊपर। सेल्स टैक्स किस पे लगता है? गुड्स के ऊपर। अब गुड्स की डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कंसेप्चुअली भी आती है और रटा भी आता है इसमें से। कहते हैं गुड्स में क्या कुछ शामिल है? चीज़ें। अब इन चीज़ों में क्या कुछ शामिल है? रिमेंबर एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। वो हमारी क्या है? गुड्स हैं, जिसमें गाड़ी हो गई, पंखे, फ्रिज, एसी, टीवी, ये सारी क्या है? गुड्स का ही पार्ट बनती हैं। अब हर मूवेबल प्रॉपर्टी, मोबाइल हो गया, मार्कर हो गया, पेन, काफ़ी सारी क्या है? हमारी गुड्स ही कंसीडर होंगी। एक्सेप्ट कौन सी? एक्सेप्ट जो उसने हमें यहाँ पे गिवन कर दी हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक्शनेबल क्लेम, कि जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो गुड्स का पार्ट नहीं बनते। मनी, स्टॉक, शेयर एंड सिक्योरिटीज़ जो हैं ये भी हमारी गुड्स का पार्ट नहीं बन रही होती। अब एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर में जाके क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में जाके इसके अगेंस्ट कोई एक्शन जो है वो ले सकते हैं। मुस्तकबिल में जाके आप क्या कर सकते हैं? आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जैसे डिस्काउंट कूपन्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट वगैरह होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। अब पैसे के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगता। कभी हुआ बैंक पे जाके निकलवाया 1000 रुपया, बैंक 1000 रुपया दे, साथ आपको 18% जीएसटी लगा दे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो पैसे के ऊपर नहीं होता। अगर आप शेयर एंड सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में जाके, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लग रहा होता। तो ये एक्सेप्शन है, इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अब जो उनका स्पेसिफिकली उसने कह दिया है मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग वगैरह हो गई, अगर हम ये बेचेंगे, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। सिर्फ क्या चार्ज होता है? इनकम टैक्स। क्यों? बिकॉज सेल्स टैक्स चार्ज होता है गुड्स के ऊपर, और लैंड जो है वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में क्या आता है? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, वो क्या बनती है? हमारी गुड्स बन रही होती हैं। एक्शनेबल क्लेम्स में ये क्लेम टू डेट, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह हो गए, ये आ रहे होते हैं। अगर आप एग्जांपल पढ़ेंगे आपको समझ आ रहेगी कि ये डिस्काउंट कूपन्स या कार्ड वगैरह होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स कंसीडर हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स। रिमेंबर वो तमाम गुड्स जो एग्जाम्प्ट नहीं हैं वो हमारी क्या कंसीडर होती हैं? टैक्सेबल गुड्स कंसीडर हो रही होती हैं। गॉट इट? हम इसको यहाँ तक रखते हैं बिकॉज अगली जो हमारे अब कंसेप्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव पे, बिकॉज इसमें से सिनेरियोज, इसमें से हमारे न्यूमेरिकल की बेस जो है वो शुरू हो रही होती है। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सप्लाई के डेफिनेशन से और आगे चलेंगे सप्लाई चेन और वैल्यू सप्लाई, और कल हमारी ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। 5 मिनट में आ